जैसा कि आप लोग जानते हो बेटा, मानव शरीर में बहुत सी बीमारियां होती है। मानव शरीर में जितने भी अंग हैं, सभी अंगों में कोई ना कोई बीमारी होती है। 10 सिस्टम है हमारी बॉडी में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंटेग्युमेटरी सिस्टम जिसमें स्किन और नेल्स और हेयर की स्टडी करते हैं, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जिसमें हम मसल्स की स्टडी करते हैं, स्केलेटल सिस्टम। तो हर सिस्टम में कोई ना कोई बीमारी होती है। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, पैरालिसिस डिस्कस किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हमने देखे थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। हमारे सीएनएस का एक और प्रॉब्लम है, इपिलेप्सी। इपिलेप्सी को हम अपस्मात भी बोलते हैं, इसको हम मिर्गी भी बोलते हैं। और ये बीमारी हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इससे एसोसिएटेड बहुत सारे मिथ्स भी है। आज हम इस लेक्चर में मिर्गी क्या होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और कौन सा ड्रग हम इसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और वो ड्रग इस बीमारी को कैसे ठीक करता है, इस बीमारी के फैक्टर्स क्या है, कॉजेस क्या है, इसकी एपिडेमियोलॉजी, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द क्लास यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इपिलेप्सी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड डिजीज है। हमारे ब्रेन और हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। आपने देखा होगा जब किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम होती है तो ईईजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ या ग्राम। हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। तो इससे हमें ब्रेन और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चलता है। यदि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिसबैलेंस हो जाए, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यदि डिसबैलेंस हो जाए, तो उस वजह से ब्रेन के जो 5 लोब्स होते हैं उसके किसी स्पेसिफिक एरिया में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के डिसबैलेंस की वजह से बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट या होल बॉडी में सीजर आ सकते हैं, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, ट्रेमर आ सकते हैं, जर्क आ सकता है। इसी मेडिकल कंडीशन को हम इपिलेप्सी कहते हैं। इपिलेप्सी के ट्रेमर में पेशेंट गिर भी सकता है, पेशेंट के फीसेस पास हो सकते हैं, पेशेंट के माउथ से लार आ सकती है। आप देखो कि मरीज अनकॉन्शियस हो गया है, मरीज यूरिनेट कर सकता है। तो ये सभी जो सिम्टम्स हैं ये मिर्गी के मरीज में देखे जाते हैं। और ये दौरा कभी भी आ सकता है, इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है कि कब आएगा। इसीलिए जो मिर्गी के पेशेंट होते हैं इनको किसी हैवी व्हीकल को, जैसे भी जेसीबी मशीन हुआ, गाड़ी हुआ, ये चलाने न चलाने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि चलाते वक्त यदि इनको ट्रेमर आ गए तो इनका एक्सीडेंट एक्सीडेंट तय है और जो पीछे बैठा है वो भी जाएगा। तो इपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी जेंडर को हो सकती है और इसका दौरा कभी भी आ सकता है। और दौरा किस तरह से आता है, उसमें किस तरह के लक्षण होते हैं, इसी आधार पर इपिलेप्सी को क्लासिफाइड भी किया गया है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है और क्यों होती है हमारे ब्रेन में? हमारे ब्रेन में पावर है पूरी बॉडी को रेगुलेट करने की, कोऑर्डिनेट करने की, कंट्रोल करने की। ये ब्रेन का मेन फंक्शन है। अब ये फंक्शन ब्रेन परफॉर्म करता है, जो सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है अफेक्टर ऑर्गन तक। या हमें बॉडी में कोई मूवमेंट करना है तो इसका डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है। ठीक है, यदि हमें हैंड्स मूव करने हैं, हमें रन करना है, हमें सोना है, ये सारे डिसीजन हमारे ब्रेन लेता है। यदि हम ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हमें नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम ओवर थिंकिंग करें, हम स्ट्रेस में रहें, तो इन सभी फीलिंग का, इमोशन का, इन सभी भाव का हमारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है।
जो कुछ हम सोचते हैं उसका हमारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, और ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको जब ड्रीमिंग होती है और ड्रीमिंग में आप सडनली मॉन्स्टर देख लें तो आपको स्वेटिंग होने लगती है। तो आप एक थॉट के फॉर्म में, एक इमेज के फॉर्म में आपके ब्रेन में एक इमेज क्रिएट हुई, और उस इमेज से आपके ब्रेन ने जो सिग्नल रिलीज किए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और आपके न्यूरॉन के थ्रू ऑर्गन्स में जो मैसेज गया, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में आया, आपको स्वेटिंग होने लगी, डर गए आप चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, नींद से सडनली जाग सकते हो। तो ब्रेन में जो कुछ होता है उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे आता है। तो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यदि सही चल रही है तो ठीक है। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यदि सुचारू रूप से चल रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सडनली बढ़ जाए, ठीक है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सडनली बढ़ जाए, कोई ब्रेन का न्यूरो ट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज हो, झटके से रिलीज हो, और अनकंट्रोल्ड मैनर में उसका रिलीज हो, तो बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया या पूरी बॉडी में ट्रेमर आ सकता है, एक झटका आ सकता है, जर्क आ सकता है। पेशेंट बेहोश भी हो सकता है कुछ मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। उसको बॉडी में झटका आएगा और उसका स्नायु तंत्र पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, और पेशेंट हो सकता है रिस्पॉन्स करना भी बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, बात करना बंद कर दे, ठीक है, और 1 से 2 मिनट के लिए बेहोश हो जाए। तो ये अलग अलग प्रकार जो है उसमें अलग अलग तरह के सीजर आते हैं। पर जब पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है तो हम इसको जनरलाइज सीजर कहते हैं। और यदि बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे हैंड हुआ या लेग हुआ, हो सकता है किसी पेशेंट को ट्रेमर आया तो उसका केवल हाथ हिल रहा है शोल्डर से, उसका केवल हैंड मूवमेंट हो रहा है शोल्डर से, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, और पेशेंट की कॉन्शियसनेस भी बनी हुई है। पेशेंट कह रहा है कि मेरा हाथ हिल रहा है पर मैं इसको रोक नहीं पा रहा। पेशेंट को सब पता चल रहा है कि मेरी बॉडी का एक पार्ट अनकंट्रोल्ड मूवमेंट कर रहा है ना, पर वो इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा वो, ठीक है, मतलब कॉन्शियसनेस उसकी बनी हुई है। ठीक है, आपने कभी कोई मिर्गी का पेशेंट देखा है अपनी लाइफ में? हम्म। तो जैसे मिर्गी का कोई पेशेंट है, उसका यदि सपोज शोल्डर से उसका ये हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है, उसकी कॉन्शियसनेस बनी हुई है, वो चाह रहा है कि उसका ये हाथ वो रोक ले, ऐसे पकड़ भी लिया उसने, फिर भी वो ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो ये मायोक्लोनिक सीजर होता है। हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रेन से एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्चार्ज की वजह से ये मैसेज आ रहा है कि इस मसल्स को हिलाओ, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो मसल्स मूव कर रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्शियल सीजर, कि बॉडी के एक पार्ट में है, ठीक है, बॉडी के एक किसी स्पेसिफिक पार्ट में है ना। हो सकता है किसी के गर्दन में आ जाए तो उसकी गर्दन ही ऐसी ऐसी होगी, है ना, ये भी हो सकता है। या होल बॉडी में आएगी तो पेशेंट के पूरे हाथ पैर सब चरक मारने लगेंगे, सब आड़े तिड़छे होने लगेंगे, है ना, और वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाएगा, और वो यूरिनेट भी कर सकता है, और हो सकता है कि वो 2 मिनट बाद उसको होश आए, ठीक है। तो आपने कभी कोई पेशेंट देखा होगा, जैसे कुछ कोई बच्चा बैठा हुआ है, बैठे बैठे ही वो आगे की तरफ गिर जाता है, या बैठे बैठे वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और उसकी आंख ब्लिंक होने लगती है, और वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, ठीक है। या आपने देखा होगा कोई, अच्छा ये कभी भी आता है, जैसे मरीज है वो सामान्यतः बैठा है, बात कर रहा है ना, और एकदम से सीजर आ जाता है। तो इसको क्या है, कभी कभी लोग देख के थोड़ा सा फियर में भी आ जाते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, इस मरीज को या इस व्यक्ति को क्या हो गया, है ना। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है सोसाइटी में, है ना। और कभी कभी क्या है, पता भी नहीं चल पाता है कि किसी को है, जब तक बताया ना जाए, क्योंकि जिसने दौरा देखा है वो जानता है कि भाई इस व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी है। अदरवाइज तो पता भी नहीं चल पाता है ना। तो घर के लोग जानते हैं, आसपास के लोग जिन्होंने दौरा देखा है वो जानते हैं। अब जो नहीं जानते तो
उनको पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि मिर्गी का पेशेंट तो नॉर्मल पेशेंट जैसे ही दिखता है ना। आप उसको केवल दौरे से ही पहचान सकते हो कि उसको मिर्गी है, अदरवाइज वो एकदम नॉर्मल दिखता है, एकदम सामान्य जीवन जीता है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको देख के पहचान जाओगे कि ये मिर्गी का पेशेंट है, नहीं, एकदम नॉर्मल रहेगा। युवाओं को भी होती है, जुवेनाइल एज में, है ना, बच्चों को भी होती है। 1 साल 6 महीने के बच्चों को भी मिर्गी हो सकती है, ठीक है। 6 महीने के बच्चों को हो सकती है, 5 साल के चाइल्ड को हो सकती है, 5 से 12 साल की एज में एडल्ट्स को हो सकती है, जो लोग मिड एज में हैं उनको हो सकती है, ठीक है। तो ये किसी भी एज में बीमारी हो सकती है। अब हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। मायोक्लोनिक सीजर तो आप समझ गए। मायोक्लोनिक सीजर सबसे ज्यादा जुवेनाइल एज में होता है। जुवेनाइल एज होती है बेटा 13 से लेके तो 18 वर्ष के बीच में, और 18 के बाद में एडल्सेंट, तरुण अवस्था आ जाती है ना, मतलब एडल्ट हो जाता है। तो एडल्ट एज में भी हो सकती है, लेकिन जो जुवेनाइल एज में होती है वो जनरली मायोक्लोनिक सीजर देखा गया है, जिसमें मसल्स तड़फड़ाते हैं, मसल्स अनवांटेड मूवमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को नींद के दौरान भी सीजर आ जाते हैं। अब आपका मित्र आपके बाजू में सोया हुआ है और अचानक उसको सीजर आ जाए, और आपको नहीं पता कि उसको मिर्गी है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लाइट बंद है, आप बोलोगे इसको हो क्या गया, कैसा हो रहा है ये, आप डर जाओगे, आपको पता ही नहीं था कि उसको मिर्गी है ना। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो जिसको होती है उसको ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिर्गी को यदि नजरअंदाज किया जाए बेटा, तो ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ये धीरे धीरे बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। और यदि सीजर कम भी आते हैं तो भी इसका इलाज कराना जरूरी है, क्योंकि इसको नजरअंदाज किया गया तो ये आगे चल के बढ़ जाएगी, और आपके ब्रेन का जो स्नायु तंत्र है, जो आपका न्यूरॉन है, ठीक है, जो आपका न्यूरॉन सेल है, वो एक बार डैमेज हुआ तो वो रीजनरेट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी का लीवर यदि डैमेज हो जाए, 50% भी डैमेज हो गया, और सपोज वो ड्रिंकिंग की वजह से हुआ है, और उसने ड्रिंकिंग यदि अवॉइड की 6 महीने भी, तो उसके लिवर में बहुत फास्ट रिकवरी होती है, लिवर सेल रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होते। इसीलिए न्यूरॉन सेल को डैमेज होने से बचाना बहुत जरूरी है। जब हम छींकते हैं बेटा, स्नीजिंग करते हैं, तब भी हमारे न्यूरॉन डैमेज होते हैं। कुछ लोग क्या है, छींक आती है उसको भी अवॉइड करते हैं कि ठीक है ना, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन छींक आने से भी न्यूरॉन डैमेज होते हैं। तो जिसको बहुत ज्यादा छींक आ रही है वो कोशिश करे कि किसी तरह से उसको दवाइयों के थ्रू, या एलर्जी हो रही है तो उस चीज को अवॉइड करके छींक को भी रोके। वैसे तो छींक रोकी नहीं जा सकती, इतने प्रेशर के साथ आती है, यदि कोई छींक रोकने की कोशिश करेगा तो उसका ब्रेन ब्लास्ट हो सकता है, इतना प्रेशर होता है छींक में। लेकिन मैं वैसे रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको, कारण को रिमूव करके रोकने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका मायोक्लोनिक सीजर, जो कि जुवेनाइल एज में होता है। और एक होता है एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों में देखा जाता है। इसमें उनकी बॉडी का कोई पार्ट ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है। और एक इसका टाइप होता है जो कि 1 महीने से लेके तो 1 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको होता है, जिसको हम फ्लैक्सर स्पास्म बोलते हैं। ये कई बार पेरेंट्स को समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें बच्चे हल्का सा चलते चलते, थोड़ा सा मतलब 1 साल का बच्चा है तो थोड़ा सा आगे की तरफ झटका आएगा, कभी बैठा है या हमने उसको तकिए से टिकाया हुआ है तो पीछे की तरफ झटका आएगा। तो ऐसा लगता है कि भाई इट्स ओके, पर वो शुरुआत होती है। और कुछ लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जन्मजात ही मिर्गी हो जाती है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिकली भी मिर्गी हो सकती है किसी को, यदि किसी की फैमिली में हिस्ट्री रही हो, दादा परदादा किसी को रहा हो, पापा की तरफ या मम्मी की तरफ, ठीक है, 2-3 पीढ़ी तक, तो ये होने वाले बच्चे में हो सकती है। अब इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो मिर्गी के साथ ही पैदा हुआ है। अब किया ये जा सकता है कि दवाइयों के थ्रू उसके ट्रैमर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और उसकी बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो जिनकी दवाइयाँ चलती है उनको दौरे नहीं आते हैं, और दवाइयाँ इसकी बहुत लंबे समय तक खानी पड़ती है।
मिर्गी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, हो सकता है 5 साल 7 साल आपको दवाई खानी खानी पड़े। 8 15 दिन 10 दिन दवाई लेने से बॉडी पे कोई उतना विशेष इफेक्ट आता नहीं है। मिर्गी का इलाज लंबा चलता है। और मिर्गी एक ऐसी बीमारी है, जब तक दवाई चलेगी सीजर कंट्रोल रहेंगे, और दवाई छोड़ने पर फिर से वापस लौट के भी आ सकते हैं। तो ये मान के चलो कि दवाइयों के सहारे मिर्गी के पेशेंट को जीवन जीना पड़ता है। और मुश्किल तब हो जाती है जब महीने में 4 5 बार 6 बार यदि उसको दौरे आ रहे हैं तो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई मिर्गी के ट्रीटमेंट में हम कौन सी दवा यूज करते हैं और वो दवा किस तरह से सीजर को कंट्रोल करती है। तो इसके लिए बहुत फेमस दवाई है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका ब्रांड नेम है टैग्रेटॉल। टैग्रेटॉल दवाई मिर्गी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत से डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसको हम कार्बामेजिपिन बोलते हैं। इसका जो मॉलिक्यूल नेम है वो है कार्बामेजिपिन, और इसका ब्रांड नेम है टैग्रेटॉल। तो ये दवाई यूज होती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है। तो ये न्यूरॉन सेल को स्टेबलाइज कर देती है। न्यूरॉन सेल की जो एक्टिविटी है उसको ये कुछ देर के लिए स्टेबलाइज कर देती है। तो स्टेबलाइज करने से क्या होता है कि दौरा रुक जाता है। तो जिसको दवाई चलते रहती है, तो जैसे ही डिसबैलेंस हुआ और एक्सेस फायरिंग होनी शुरू हुई, तो ये दवाई एक्सेस फायरिंग को रोक देती है। तो जिस वजह से नॉर्मल मूवमेंट तो होते हैं, लेकिन दौरे में आने वाले जो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है वो रुक जाते हैं। तो ये दवाई का नाम आप याद रखोगे, कार्बामेजिपीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। ऐसा पूछते हैं कि कार्बामेजिपीन किस बीमारी के इलाज में यूज होती है। तो वहां पर आप टिक करोगे मिर्गी के ट्रीटमेंट में। ठीक है। और आप हमेशा याद रखोगे न्यूरॉन सेल में डीजनरेशन नहीं होता है। जैसे हमारे आरबीसीएस, ये मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं। ठीक है। ये मरते भी है पैदा भी होते हैं। लिवर सेल हिपेटोसाइट्स मरते भी है पैदा भी होते हैं। लेकिन न्यूरॉन सेल एक बार मर गया तो वो जिंदा नहीं होता है। एक बार मर गया तो वो दोबारा पैदा नहीं होगा, उसकी रिकवरी नहीं होगी। ठीक है। हमने सीजर के टाइप देखे, है ना। फ्लेक्सर स्पास्म टाइप का जो सीजर है, एटोनिक सीजर है, मायोक्लोनिक सीजर है। हमने ब्रेन के लोब्स देखे हैं, पैरिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, प्रीफ्रंटल फ्रंटल है ना। अब ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पर न्यूरॉन की एक्सेस डिस्चार्ज हो रहा है, तो वही वही पार्ट आपका सफर करेगा। ठीक है। अब कभी कभी साइकेट्रिस्ट को भी दिखाते हैं कंफ्यूजन में। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? मनोविज्ञान को की जो पढ़ाई करता है उस डॉक्टर को हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं वो भी इस बीमारी में कभी पेशेंट को काउंसलिंग दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है। उसको उसकी बीमारी के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिसको पेशेंट को अवॉइड करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, एक नार्कोलेप्सी भी आपने सुना होगा। कभी कभी एक पर्टिकुलर इमोशन से भी बॉडी में ट्रेमर और कन्वर्जन्स आ सकते हैं। पर्टिकुलर इमोशन, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा यदि गुस्सा आ जाए तो उसको ट्रेमर आ जाएगा। किसी व्यक्ति को यदि सपोज किसी ने कोई शॉकिंग बात बोल दी, ठीक है, तो वो शॉकिंग बात सुन के भी उसको दौरा आ सकता है ना। तो कुछ स्पेसिफिक इमोशंस भी होते हैं जो इस बीमारी को के दौरे को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये है मिर्गी एपिलेप्सी। ठीक है। दवाई हमने देख ली, मिर्गी की डेफिनेशन हमने देखी, है ना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एपिलेप्सी इज अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरिंग सीजर्स। एपिलेप्सी को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजर, और फैमिली हिस्ट्री के आधार पे ये जेनेटिक भी हो सकती है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है।
ये मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा, तो इसको देख के आप नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके फैक्टर्स क्या है जो कॉज करते हैं मिर्गी? यदि टॉक्सिन्स का कंजप्शन बढ़ जाए, लेट की पॉइजनिंग हो जाए, बॉडी में ब्रेन में कहीं इन्फेक्शन हो जाए, या न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, या एक्सेस फीवर हो। तो फीवर यदि आपके ब्रेन में चढ़ जाता है तो उस बुखार की वजह से भी झटके आ सकते हैं शरीर में। जेनेटिक फैक्टर्स काम करते हैं इसके पीछे। हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया क्या होता है बेटा? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द ब्रेन। मतलब यदि कोई वेसल चोक होती है तो उसकी वजह से भी आगे चल के मिर्गी डेवलप हो सकती है। मतलब पैरालिसिस के पेशेंट में भी मिर्गी डेवलप हो सकती है। बर्थ हाइपोक्सिया क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो वो सांस नहीं ले पाता। अब सांस नहीं ले पाएगा तो उसके ब्रेन को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होंगे, तो उसका ब्रेन ब्रेन सेल प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो जिस वजह से भी उसको मिर्गी हो सकती है। या कोई इमेच्योर्ड बेबी है, यदि 9 महीने से पहले ही बच्चा पैदा हो गया है, 7वें महीने में, 8वें महीने में, और उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है, या उसके ब्रेन में कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो गया है, तो उस वजह से भी मिर्गी डेवलप हो सकती है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन में एब्सेस हो गया है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन के कैंसर को ही कहते हैं। इसमें एक टिश्यू मास का फॉर्मेशन हो जाता है जो धीरे धीरे साइज में बढ़ता है, तो जिससे ब्रेन में माल फंक्शनिंग आती है, ब्रेन के फंक्शन इम्पायर्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। ट्रॉमा मतलब कोई शॉकिंग न्यूज, है ना? जैसे 2020 इंडिया हारी थी, तो एक सरदार को ट्रॉमा आ गया था। तो ट्रॉमा आने की वजह से वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। उसको इतना बड़ा शॉक लगा कि भारत हार गया, तो उसको ट्रॉमा आ गया। एयर पॉल्यूशन यदि बढ़ता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। हाइपोक्सिया और ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज मतलब ड्रग का गलत उपयोग करना, नशा करना, अल्कोहल का कंजप्शन करना, टोबैको टोबैको खाना, सिगरेट पीना, ये जितने भी नशे हैं ये इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिनको ये है। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरलाइज्ड और पार्शियल सीजर। देखो, जनरलाइज सीजर में क्या होता है? पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, और पार्शियल सीजर में पेशेंट को कॉन्शियसनेस बनी रहती है। जनरल सीजर में पूरी बॉडी वाइब्रेट होगी, और पार्शियल सीजर में बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये जनरल और पार्शियल में डिफरेंस होता है। एक और होता है ग्रांड माल इपिलेप्सी। ये इपिलेप्सी का ही एक टाइप है। तो इसको देख के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और कल मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा। आप में से किसी को कोई डाउट हो, पूछ सकता है। कुछ पूछना है किसी को? हम्म। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हमारी क्लास होगी। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आधा 1 घंटे से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।